દીવના ઘોઘલા કોલોનીમાં નેશનલ હાઈવેને લઈને પ્રભાવિત થનાર ઘર માલિકોની દીવ પ્રશાસન દ્વારા આજે હેરિંગ કરવામાં આવી। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવમાં નેશનલ હાઈવેને લઈને કામગીરી ચાલી રહી છે, ત્યારે નેશનલ હાઈવેમાં પ્રભાવિત થનાર ઘરો જેનું ડિમોલેશન થનાર છે તેઓનું આજે દીવના ઘોઘલા ગણેશનગર ખાતે હેરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। આ હેરિંગમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રા, મામલતદાર ધર્મેશ દમણિયા તથા પ્રશાસનીય અધિકારીઓ કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। હેરિંગ દરમિયાન શિવમ મિશ્રાએ ચેકપોસ્ટ ઘોઘલાથી થનાર અનેક ઘરોનું ડિમોલેશન કરવામાં આવશે જે વિશે જાણકારી આપી હતી। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આજે રીસેટલમેન્ટ સ્કીમના 21 દિવસ પૂર્ણ થતાં રીસેટલમેન્ટને ફાઇનલ કરવા પ્રભાવિત મકાન માલિકોના સજેશન અને ઓબ્જેક્શન સાંભળવામાં આવ્યા। આજે 55 લોકોનું હેરિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને આવતીકાલે બીજા 55 લોકોનું હેરિંગ થશે, જેથી કુલ 110 મકાનોનું હેરિંગ 2 દિવસ દરમિયાન થશે। હેરિંગ દરમિયાન ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે પાંજરાપોળ નજીક આવેલ 8 મકાનોને રાહત આપવામાં આવી છે। તેઓના મકાન આ નેશનલ હાઈવેમાં પ્રભાવિત નહીં થાય, પરંતુ ચેકપોસ્ટથી શરૂ થતાં કુલ 110 મકાનો પ્રભાવિત થશે। ઘોઘલા કોલોનીમાં દરિયાઈ પટ્ટી પર આવેલા મકાનોને ડિમોલેશન કરવામાં આવશે। આ હેરિંગ દરમિયાન લોકોએ માંગ કરી હતી કે સરકારે લોકોના રહેણાંક વિસ્તારમાંથી હાઈવે નહીં બનાવવો અને પાછળની સાઈડ જ્યાં કોઈ રહેતું નથી ત્યાંથી રસ્તો કાઢવામાં આવે તો લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો ના કરવો પડે। આ અંગે મકાન માલિકોના વકીલ મયુર ખૂટી દ્વારા પણ અમુક નિયમોને લઈ દીવ પ્રશાસનને તાકીદ કરવામાં આવી હતી। આવાસ યોજનાના મકાનો, સરકારી બિલ્ડિંગ વગેરે બનાવવામાં નિયમો લાગુ પડતા નથી, તો પાછળની સાઈડ રોડ બનાવવામાં કેમ ત્યાં CRZ તથા અનેક નિયમો લાગુ પડે છે। જો ત્યાં રોડ બનાવવામાં આવે તો અનેક લોકોને મુશ્કેલી નહીં આવે અને અનેક લોકોના ઘરો બચી શકશે। આથી લોકોએ આ પાછળની સાઈડ પર નેશનલ હાઈવે બનાવવા રજૂઆત કરી હતી। जिसमें लैंड एक्विजिशन 6 पार्सल्स में अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। आज हम घोघला पार्सल के लिए, जो कि घोघला चेक पोस्ट से घोघला सर्कल तक जो ब्रिज तक कनेक्ट करता है, उसकी लैंड के लिए है। इसमें जो लैंड जा रही है उसकी कुल एरिया है 6656 स्क्वायर मीटर्स, 6656 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इस एरिया में कुछ चेंज हुआ है। आप लोग की सेक्शन 15 में कलेक्टर साहब के पास एक हियरिंग हुई थी, जो कि शायद से फरवरी उसके बाद इसमें अलाइनमेंट में कुछ चेंज किया गया है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एरिया जो ये चेंज हुआ है, पहले 6404 स्क्वायर मीटर था, 6404 स्क्वायर मीटर था। अभी जो एरिया है वो 6556 स्क्वायर मीटर है टोटल। तो एरिया में चेंज हुआ है। एरिया में चेंज किस लिए हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एरिया में चेंज इसलिए हुआ है कि जो पांजरापोल टर्निंग है, वहाँ पे पहले 8 घर हैं जो भूतेश्वर व्यायामशाला से लगे हुए हैं। वो 8 घर पूरे के पूरे जा रहे थे, यानी कि उन घर के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता। तो अभी कलेक्टर सर ने हियरिंग लेके आप सभी के साथ रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट जो कि PWD है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आने वाले हैं कुछ ही समय में, उनके साथ बैठ के जो अलाइनमेंट है सड़क का वो चेंज किया है। अलाइनमेंट इस प्रकार से किया है कि अभी वो सभी 8 के 8 घर नहीं जा रहे हैं लैंड एक्विजिशन में, यानी कि उन 8 घरों का लैंड एक्विजिशन नहीं होगा। उन 8 घरों में रहने वाले लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ अफेक्टेड PTS नंबर है वो 81 है राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड माने कि यदि हम घोघला चेकपोस्ट से स्टार्ट करेंगे तो ITI के बाद जो प्लॉट्स पड़ते हैं वो राइट हैंड साइड सीधे हाथ पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे 29 प्लॉट्स हैं, यानी कि जो घोघला सर्किट हाउस है, प्रवेग है, वहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 29 प्लॉट्स जा रहे हैं। इन दोनों का एरिया मिला के 6656 स्क्वायर मीटर है। और इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ जो आज रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट की है, यानी कि इनमें से कितने लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, जिनमें से कितने लोग हैं जिनका पूरा घर जा रहा है। तो सभी के प्लॉट एरिया मेरे पास में है, सभी का लैंड एक्विजिशन में कितना एरिया जा रहा है वो भी मेरे पास है। और उसके बेसिस पे हमने ड्राफ्ट रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम बनाई थी, जिसमें मेरे साथ बैठे धर्मेश जी, मामलतदार और रेवेन्यू की टीम ने सहयोग किया, और साथ ही साथ PWD की टीम ने जॉइंट सर्वे करके ये रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे हमने जो ड्राफ्ट रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम बनाई है उसके लिए आपको 21 दिनों का समय दिया गया था। यदि आपके कोई ऑब्जेक्शन हो, सजेशन हो, उनको हम आज सुनेंगे और उसके बेसिस पे ये रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम को फाइनल करेंगे।
और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपको कुछ डाउट होगा कि रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट क्या होता है सर। तो मैं आपको बताऊं कि जो लैंड एक्विजिशन है, भूमि अधिग्रहण किया जाता है इस कानून में, उसमें आपको 2 प्रकार से बेनिफिट मिलता है। एक बेनिफिट है आपका जो लैंड है उसकी आपको वैल्यू मिलती है, लैंड के साथ साथ आपका जो स्ट्रक्चर जा रहा है उसके आपको वैल्यू मिलती है। उसके साथ ही साथ यदि कोई खेती है, उसमें पेड़ है, आपके नारियल का पेड़ है, फ्रूट बेरिंग है या नॉन फ्रूट बेरिंग है, उसका भी आपको कॉस्ट मिलता है। उसके साथ ही साथ ये हो गया पहला। दूसरा बेनिफिट है कि यदि किसी की फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, वो कि तब जबकि उसका पूरा घर जा रहा हो, यदि पूरा किसी का घर जा रहा है तो उसको जो बेनिफिट है वो रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट में मिलते हैं। उसकी हमने ड्राफ्ट स्कीम बनाई थी, 21 दिन का आपको समय दिया था। 21 दिन के बाद आज हम जो हियरिंग कर रहे हैं वो ड्राफ्ट स्कीम के ऊपर जो आपके ऑब्जेक्शन, सजेशन, सुझाव हैं उनको लेने के लिए और ये ड्राफ्ट स्कीम को फाइनलाइज करने के लिए कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं आप सभी से चाहूँगा, मैंने ये हियरिंग 2 दिन में रखी है, आज यानी कि 22 तारीख और कल यानी कि 23 तारीख। तो आज मैंने 1 से 55 नंबर तक सीरियल नंबर का रखा है। तो मैं चाहूँगा कि जो सिर्फ 1 से 55 नंबर तक सीरियल नंबर हों वही यहाँ पे रुके। यदि कोई कल वाले लोग आ गए तो कल उनको समय मिलेगा, क्योंकि लोग मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे जानने के लिए आए होंगे। तो सेम चीज़ मैं कल भी रिपीट करूँगा। Serial number 3 and resettlement under section civil 16 of right to fair compensation and transparency लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर 1 जुलाई 2025 को किया गया है। उसके अंतर्गत आज मैंने जो पार्टी मेंशन किए उनके बिहाफ पे मैं यहाँ पे सबमिशंस कर रहा हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, जैसे कि सर हमने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जो निकला था उसके ऑब्जेक्शंस में 2 पार्टीज ऐसे थे जिनका हमने सेल डीड रखा हुआ था, बट फिर भी सर ये वाले नोटिफिकेशन में जो सेल डीड रखा था उनके नाम ना आके फिर से पहले वाले लोगों के ही नाम आते हैं। ये बिल्कुल दर्शाता है कि जो भी ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्लान है वो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन का कॉपी पेस्ट किया गया है, एंड जो भी रिपेयर्स जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया है, क्योंकि इतने रिटर्न में ऑब्जेक्शंस लेने के बाद भी सेम की सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है, और जो पार्टीज हैं उनके नाम भी सर चेंज नहीं किए गए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन के मेथोडोलॉजी के अंदर के बाद डिटेल्स ऑफ पब्लिक हियरिंग है, उसमें सर कुछ रिमार्क्स के ऊपर ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का रिपोर्ट को बेस किया गया है। उसमें सर सबसे पहला जो है वो लीगल पॉइंट है कि बीइंग नेशनल हाईवे इसमें आरएनआर प्रोविजंस और कंपेंसेशन जो है वो नए एक्ट के हिसाब से बनेगा या फिर नेशनल हाईवे के एक्ट के हिसाब से बनेगा। सर हमने यहाँ पे भी हाई कोर्ट में भी हमने सब जगह पे ऑब्जेक्शंस किया है कि एज पर सेक्शन 106 ऑफ द एक्ट इसमें नेशनल हाईवेज एक्ट लगेगा, और यहाँ पे जो हमने ये पूरा प्रोसीजर किया है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर है, विच इज वॉइड एब इनिशियो, पहले से ही रद्दा कर दिया जाना चाहिए। सेकेंडली सर NH 251 अगर देखा जाए तो ऊना द्वीप को बाईपास करके वो ऑलरेडी नेशनल हाईवे बन चुका है। वो बाईपास होते हुए भी ऊना से लेके दीव का जो एरिया है वो अंडर डेवलप्ड है, फिर भी दीव में से हम 30 मीटर्स का एरिया निकाल रहे हैं। वो पूरे पब्लिक का एज पर इंस्ट्रक्शन में आपको सबमिट कर रहा हूँ कि पर्पसफुली डेमोलिशन करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर से आने वाला रोड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर लीकर का जब भी केस चल रहा था तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बाई चांस अगर डीएमसी एरिया में से भी म्यूनसिपल एरिया में से हाईवे जाता है तो म्यूनसिपल एरिया को म्यूनसिपलिटी को अधिकार होता है कि उसकी रिलैक्सेशन कर सके। तो 30 मीटर्स का अगर 25 मीटर्स करना है, 20 मीटर्स करना है तो वो फुल पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, बट फिर भी उसको ना यूज करके 30 मीटर ही रख के पर्पसफुली इन लोग का डेमोलिशन किया है। सेकेंडली है सर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लिखा गया है जो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी भूल है और पब्लिक एट लार्ज को गुमराह किया जा रहा है। सर बहुत सारे, जैसे आपने शुरुआत में बताया, बहुत सारे लोगों का एरिया है वो किसी में बढ़ गया है, किसी में कम हो गया है। 6,600 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो इसमें सर प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन से उसमें ये हो गया, चेंज हो गया। वंस एरिया इज चेंज सर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट विल बी चेंज। जब एरिया बदल चुका है तो इसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फिर से होना चाहिए ना सर, क्योंकि पहले एरिया कम था तो वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट नहीं है, उसके एक्शंस में अगर ये विदाउट एनी कंसिडरेशन एरिया बढ़ा या कम जा रहा है तो अगेन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। तो डेमोलिशन के बाद कितने लोगों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें सर नील रिपोर्ट कैसे भरा जा सकता है।
तो ये सबसे बड़ा ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का सर ड्रॉबैक है कि जब गवर्नमेंट ने यही एसेस नहीं किया है कि उधर कितने बंदे रह रहे हैं, तो उसका अगर 50% जा रहा है, जैसे कि सर अगर मैं बोलूँ सीरियल नंबर 40 पे 4 फैमिलीज और 18 लोग जा रहे हैं, अभी उनका अगर 30% दिख गया तो पूरा एक फैमिली को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। वो पॉइंट सर ये रिहेबिलिटेशन रिकंसिडरेशन के ड्राफ्ट रिपोर्ट में नहीं लिया गया, इसलिए ये फिर से होना चाहिए सर कि कौन सी फैमिली में कितने लोग हैं, उसके बिना पे सर उसका कितना डेमोलिशन हो रहा है, फिर अगर रिहेबिलिटेशन की जरूरत है कि नहीं, वो कुछ इसमें नहीं दिखाया गया। और विदाउट कंसीडरिंग दैट सर इसमें लिखा गया है लाइवलीहुड लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड यूजर नॉट एप्लीकेबल, लिस्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग व्हिच आर अफेक्टेड नॉट एप्लीकेबल। जबकि सर उधर से लेके आईआईटी को गिना जाए, स्कूल को गिना जाए, तो बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटीज डैमेज हो गई है। थोड़े ही समय पहले बनाया गया वॉकिंग ट्रैक अब 60% से ज्यादा डैमेज हो रहा है, तो वो कुछ उसने इसमें कंसीडर किया नहीं है पब्लिक यूटिलिटीज को। पीएचसी जा रहा है सर, कॉमन प्रॉपर्टी म्युनिसिपैलिटी, तो फिर से सर्वे करवाया जाए सर, कौन सी प्रॉपर्टी में कितने लोग रह रहे हैं, उसमें से कितने को कहाँ और ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इस एक्ट का सर पर्पस फुलफिल होगा। नहीं तो इस एक्ट का पर्पस ही नहीं है। फॉर दिस सर वी आर वेस्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक। अल्टीमेटली सर पब्लिक के रिसोर्सेज ऑलरेडी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि कंपेंसेशन में करोड़ ऑफ रुपीस जाने वाले हैं, जबकि सरकारी जमीन अवेलेबल है जहां से आपको 1 रुपए भी कंपेंसेशन नहीं देना। उसमें भी पब्लिक को गुमराह किया गया कि 1A1B के तहत नहीं किया जा सकता, जबकि लॉ खुद कहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज परमिसिबल इन दैट एरिया। कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स सर, दिस सीरियल नंबर 24 सर उसमें दिखाया गया है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड्स है वो एग्रीकल्चर है सर, जबकि सर ये रेसिडेंशियल प्लॉट्स है 200 स्क्वायर मीटर। मैंने लास्ट पेज में स्पेसिफिक मेंशन किया है सर कि 12 से लेकर 24 तक का जो पॉइंट है वो सारी की सारी सर इसमें एग्रीकल्चर लैंड मेंशन की गई है। इसका मतलब ये हुआ सर कि वहां पे कोई बंदा गया ही नहीं है देखने के लिए कि उधर खेती हो रही है या घर है। अगर गया होता तो इसमें आ गया होता कि वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उधर लोग रह रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर परमिशन दिया है, Permission is taken or not. The point is whether the person went there has seen that person is residing or not. अगर वो बंदा गया होता तो लिखा होता as per record agriculture, but as per site inspection people are residing here. This is not Land Revenue Act hearing sir here. We are not conducting a hearing. Land Revenue Act पे नहीं हो रहा है सर, Acquisition के Act पे हो रहा है। And Acquisition Act clearly says that before conducting this, a thorough list of revenue records has to be done by the government, updated by the government, and then it is to be considered sir. अगर गवर्नमेंट ने अपडेट किया होता तो यहाँ एग्रीकल्चर आता ही नहीं। सो आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, बिफोर क्वेश्चनिंग वेदर नॉन एग्रीकल्चर दिया है कि नहीं, प्लीज आंसर वेदर सर्वे हैज हैपेंड और नॉट। वॉइड है एब इनिशियो, मतलब कि ये कानूनी तौर से गलत की जा रही है। तो इसमें मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो लैंड एक्विजिशन है वो यूटी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए लैंड एक्विजिशन एक्ट में किया जा रहा है। उसके बाद एडवोकेट साहब का जो आर्ग्यूमेंट था कि जो अभी तक आर्ग्यूमेंट्स रेज किए गए हैं ऑल्टरनेट रोड का, ऑल्टरनेट लैंड अवेलेबल होने का, CRZ 1A में लैंड में रोड अलाउ करने का, तो हम उस केस के बारे में यहाँ डिस्कस करने के लिए आज नहीं है। मैं आप सभी को क्लियरली बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम के हियरिंग के लिए आए हैं। मैं यहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटर रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट हूँ, यानी कि जो ड्राफ्ट स्कीम 21 दिन पहले पब्लिश हुई थी उस पर यदि आप लोगों के ऑब्जेक्शन है उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ आप सभी के लिए। फिर इसके बाद जो एडवोकेट साहब ने पॉइंट रेज किया गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो है अपडेशन नहीं हुआ है, तो यदि किसी व्यक्ति की सेल डीड हुई है, सेल डीड के बाद उन्होंने म्यूटेशन की एप्लीकेशन दी है, तो प्लीज़ उसकी कॉपी प्रोवाइड कीजिए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उनका नाम चेंज किया जाएगा, जैसे कि वो बता रहे हैं कि सीरियल नंबर 3 पे सेल डीड करी गई है, तो यदि उनकी तरफ से म्यूटेशन की एप्लीकेशन दी गई है तो मामलतदार साहब यहाँ पे हैं, मैं खुद डेप्टी कलेक्टर हूँ, तो यदि आपकी कोई म्यूटेशन की कार्रवाई कलेक्टर ऑफिस में है, मामलतदार ऑफिस में है, सिटी सर्वे ऑफिस में है, तो आप प्लीज़ बताइए, हम उसको अपडेट करेंगे, लैंड रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। उसके बाद जो पॉइंट रेज किया गया कि रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट में जो फैमिलीज़ का डेटा है वो करेक्ट नहीं है, किसी प्लॉट में 3 फैमिली रह रही है, किसी प्लॉट में 4 फैमिली रह रही हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक्ट जो है एकदम क्लियर है। यदि एडवोकेट साहब देखेंगे, आप सभी देखेंगे, तो
कितनी फैमिलीज हैं जो डिस्प्लेस हो रही हैं। एक्ट में लिखा हुआ है डिस्प्लेस फैमिलीज शब्द है। डिस्प्लेस यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ेगा। वो कब जाना पड़ेगा? जब पूरा का पूरा घर जाएगा। यदि आप लोगों के पास अलग अलग फैमिली में रहने के कोई प्रूफ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ उसका होता है राशन कार्ड। यदि आप सबके अलग अलग एक घर में यदि 4 फैमिली रह रही हैं तो 4 राशन कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। सिर्फ एक कागज़ पे लिख देने से कि मेरे 4 बेटे हैं और 4 बेटों की 4 फैमिली है, 4 चूल्हे जलते हैं, उससे 4 परिवार नहीं हो जाते हैं। कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सिविल सप्लाई का राशन कार्ड होता है सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें हर परिवार का अलग राशन कार्ड बनता है। यदि वो आपके पास है तो उसको जमा कराइए, उसको हम स्क्रूटिनी करेंगे। यदि आपके परिवार का पाया जाता है कि एक PTS नंबर या एक प्लॉट में 2 परिवार या 1 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं तो उनके बारे में हम रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट में बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कीम है ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट यानी कि एक कच्चा मसौदा है। अभी इसको फाइनल करने के लिए ही आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो एडवोकेट साहब का जो आर्ग्यूमेंट था कि इस RNR को ही रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट ड्राफ्ट को ही क्वैश कर देना चाहिए, तो फिर ड्राफ्ट का कोई पर्पज़ ही नहीं होगा। ड्राफ्ट हम इसलिए बनाते हैं कि उसमें यदि कोई चेंजेस करने हैं, कोई अपडेशन करना है, जैसा कि उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़ का नहीं आया, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का नहीं आया, तो उसको हम अपडेट करेंगे। यदि किसी का एरिया गड़बड़ है और उसके बाद उन्होंने बोला कि सर्वे नहीं हुआ है, तो सेक्शन 12 में प्रोविज़न है सर्वे करने का। जॉइंट सर्वे के लिए मामलतदार साहब खुद, उनकी टीम, PWD की टीम और लैंड रेवेन्यू की टीम, आप सभी के घर पे आइए। सभी के घर पे आपका एरिया मेजर किया गया है और आप सभी को इसकी जानकारी भी मिली है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्राउंड पे सर्वे नहीं किया गया है। फिर उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि कुछ लोगों की ज़मीन को एग्रीकल्चर दिखाया गया है, तो सीरियल नंबर 12 से 24 जो मेंशन किया गया था, तो यदि उन लोगों ने DMC से कंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूव कराया हो, नॉन एग्रीकल्चर सनद ली हो, या फिर उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो कि उनको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ये ज़मीन दी गई थी, तो उस बेसिस पे हम ये वेरीफाई कर पाएंगे कि ये एक्चुअल में रेसिडेंशियल ज़मीन है। આજે ઘોઘલા મુકામે નેશનલ હાઈવે એક્વિઝિશન એક્ટની અંદરમાં નેશનલ હાઈવેને પોળો કરવા માટે અને એનું બ્યુટિફિકેશન કરવા માટે જે એક્વિઝિશનની નોટિસ કાઢવામાં આવી છે એ અંતર્ગત હિયરિંગ રાખવામાં આવ્યું હતું રીસેટલમેન્ટ અને રિહેબિલિટેશનના ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ ઉપર. આજે 1/7/2025નો ડ્રાફ્ટ રિહેબિલિટેશન અને રીસેટલમેન્ટનો જે રિપોર્ટ છે એમાં ઘણી બધી કાયદાકીય ખામી હતી જેને અમે આજે હિયરિંગ કરી અને સરકારને જણાવેલ છે. જે પ્રપોઝ કરવામાં આવ્યું છે જ્યાંથી હાઈવે ઘોઘલા કોલોનીમાંથી કાઢવામાં આવ્યું છે એની એક્ઝેક્ટલી પાછળ જ હજારો સ્ક્વેર મીટર ગવર્મેન્ટની જમીન હોવા છતાં પણ ઘોઘલામાં જ્યાં ઘણા બધા ઘર ડેમોલિશ કરવા પડે છે ત્યાંથી હાઈવેને પહોળો કરવામાં આવે છે અને ઘણા બધા ઘર ડેમોલિશ થાય છે. જ્યારે પાછળ હજારો સ્ક્વેર મીટર જગ્યા છે ત્યાં શ્રીમ્પ ફાર્મને કરવા માટે થઈ અને લીઝ કરવામાં આવતી હોય, જે જમીન ઉપર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના ઘણા બધા ઘર કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવતા હોય ત્યાં CRZ ઝોન નથી નડતો અને આ જે રોડ છે એ બનાવવા માટે કેમ CRZ નો કાયદો નડે છે તે એક મોટો સવાલ ઊભો થાય છે. પ્લસ CRZ ના કાયદાના નોટિફિકેશન પ્રમાણે યોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટની પરમિશન લઈ અને આ ઝોનમાં પણ રોડ કન્સ્ટ્રક્શન થઈ શકે છે, છતાં પણ 1/7/2025ના રિપોર્ટમાં એવી રિમાર્ક પબ્લિશ કરવામાં આવી અને જનતાને જણાવવામાં આવ્યું કે CRZના કાયદા હેઠળ એ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ રોડ બની શકે એમ નથી. તો આવી કાયદાકીય ભૂલ સરકાર કેવી રીતે કરી શકે અને પબ્લિશ કરી શકે? સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આ છે. અને જાણી જોઈ અને ડેમોલિશ કરી અને ત્યાં રોડ કન્સ્ટ્રક્શન કરવાથી શું ફાયદો થવાનો છે અને પબ્લિકના ઘણા બધા પૈસા એક્વિઝિશનમાં લોસ થવાના છે, તો પણ સરકારી જમીનમાં રોડ ન બનાવતા ગીચ ભરેલા એરિયામાંથી રોડ શું કરવા બનાવવા માંગે છે એ બધા જ ઓબ્જેક્શન સામે આજે સરકારશ્રીને મેં મારા અસીલો વતી રજૂ કરેલા છે અને એવી આશા રાખીએ છીએ કે આ બધા જ જે ઓબ્જેક્શન્સ છે એને માન્ય રાખી અને રોડને પાછળથી કાઢવામાં આવે તો ઘણા બધા લોકોનો, ઘણી બધી જનતાનો આમાં ફાયદો થઈ શકે છે. બાનોટકર કોલોની, અમારો અહીંયા બાપદાદાનું મકાન છે. રોડ આગળ જરૂર જ નથી, પાછળ એટલો હાઈવે મોટો છે જ, અહીંયાથી રોડ કરો તો સારું. અહીંયા આટલા બધાના મકાનો છે, બધાને નુકસાન થાય. અમારા મકાન તૂટી જાય, પહેલાના બનાવેલા, હવે તે ગવર્મેન્ટ તોડે આગળથી તો એ નુકસાન થાય. એવું ખરાબ મકાન થાય ને પછી અમે રિમોનેશન કરીએ ના થાય ને, સરખી રીતે ના થાય. તમે એટલા પૈસા આપો તો પણ અમારું એટલી જમીન નહીં આવે અમારી પાસે.
પાછળથી રોડ કાઢો એ જ અમે આશા રાખીએ છીએ કે પાછળ જેટલા મકાનો છે રોડ છે એટલી જમીન છે પાછળ, પણ આગળથી શું લેવાને રોડ કાઢવો જોઈએ. આ બધું કોલોનીમાં જે ઘર તોડવાનું ઓલું આવ્યું છે, તો ગવર્મેન્ટને અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે જે ઓલો હાઈવે અમારી રોડ બતાવ્યો છે સમસાન બાજુ, એ બાજુથી કાઢી શકે એમ. ને અમારા બધાના જે બાપ દાદાના મકાન છે એ અમને ગરીબોને મળી રહે અમને. હવે તમે તોડી નાખશો તો બધા જશે ક્યાં પબ્લિક? કાંઈ જમીન તો છે જ નહીં ગવર્મેન્ટને આપવાની, તો એ પબ્લિક જશે ક્યાં? કલેક્ટર સાહેબ તો એમ કહે છે કે તમે પૈસા લઈ લો ને આ ઘર તૂટશે, કેટલા પરિવાર ખાય છે, ક્યાં જશે એ લોકો? 45 વર્ષથી રહે છે, 45 વર્ષથી અમે ભાંડુર કોલોનીમાં. શશિકલા જે ભાંડુર કોલોની કરી ગયા શશિકલાએ, એ પ્લોટ કઈ 200 મીટરના બધાને આપેલા હતા, ને આજે એ બોર્ડ બધા કાઢી નાખ્યા. ગવર્મેન્ટને બધું રોડ બનાવે એમાં સીઆરજીએચ નથી લાગતો, પછી હોટલો બનાવે એમાં સીઆરજીએચ નથી લાગતો, તો અમને ગરીબ માણસના મકાનમાં સીઆરજીએચ બધું લાગે. મારું કહેવાનું છે, રિક્વેસ્ટ કરું છું ગવર્મેન્ટને કે અમારા મકાન બચી રહીને રોડ બીજી બાજુ કાઢે. ગુજરાતમાં કેટલા મકાનો બચાવી નાખ્યા છે બાયપાસ કાઢીને. તો બાયપાસ નેશનલ હાઈવે સિટીને નો પ્રોબ્લેમ થાય એ માટે નેશનલ હાઈવે કાઢવામાં આવે છે. આ તો સિટીમાં જ ઘુસાડે છે નેશનલ હાઈવે, તો શું કરશું અમે? અમારા બાળ બચ્ચા ત્યાં હવે નેશનલ હાઈવે પર ગાડી જતી હશે 100 ની સ્પીડ ઉપર, તો અમારા બાળ બચ્ચા શું કરશે રોડ ઉપર? તો અમારે તો ઘર છોડીને ભાગી જવાનો વિચાર થાય એવું બને. અત્યારે એક્સિડન્ટ એટલા થાય છે, તો પછી આ રોડ નેશનલ હાઈવે બનશે તો કેટલા એક્સિડન્ટ થશે? વસ્તુ નથી લોકોની લોકો આગળથી કેમ હાઈવે બનાવો પાછળથી હાઈવે બનાવી શકો છો.